सो हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डेफिनेटली आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेबी का जो न्यू रूल आया है रिलेटेड टू आईपीओ। इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसा इस रूल में ऐसा क्या है कि रिटेलर के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज है और क्यूआईबी जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं उनके लिए ये एडवांटेज का रूल है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम लोग कवर करेंगे। क्या है सेबी का रूल, कैसे इफ़ेक्ट होगा रिटेलर, कैसे इनको फ़ायदा होगा, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सो दैट कि तुम्हें जो आईपीओ से आने वाला जो रूल है वो अंडरस्टैंड हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो द रूल है बहुत ही सिंपल है, क्या बदला है आईपीओ में वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड होती हैं। तो आईपीओ का रूल क्या है, तो सेबी ने एक नया रूल प्रपोज़ किया है। प्रपोज इन द सेंस कि अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ प्रपोजल में गया है कि आईपीओ के एलोकेशन को लेकर ये रूल है। यानी कि आईपीओ का जो एलोकेशन होता है, क्यूआईबी होते हैं जो आपके उस वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, या आईपीओज़ के में जो रिटेलर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन सबका एक एलोकेशन कोटा होता है। तो उसी के ऊपर बेसिकली इस रूल्स में प्रपोज़ल दिया गया है। पहले रिटेलर्स का कोटा कितना होता था इसको समझते हैं। तो पहले रिटेलर्स का जो कोटा होता था वो 35% होता था। यानी कि कोई भी कंपनी का जो आईपीओ आता था उसमें 35% रिज़र्व किया जाता था, किसके लिए, दैट इज़ कॉल्ड रिटेलर्स के लिए, ठीक है। तो पहले ये था, लेकिन अब हो सकता है यानी कि अभी ये प्रपोज़ल में गया है 25% हो जाए। यानी कि जो पहले 35% था वो अब 25% हो जाएगा। किन आईपीओज़ के लिए, जो 5000 करोड़ से ज़्यादा बड़े वाले होंगे। यानी कि ऐसे आईपीओज़ जिनका वैल्यू 5000 करोड़ से ज़्यादा का होगा, उनमें ऐसा होगा कि रिटेलर्स जो पहले 35% कोटा रखते थे अब वो 25% हो जाएगा। यानी कि रिटेलर्स का यहाँ पे 10% का रिडक्शन हो जाएगा कोटा में, यानी कि एप्लीकेशंस में। तो ये जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट था कि क्या बदला है, तो यही आईपीओ का प्रपोज़ल सेबी के द्वारा लाया जा रहा है। चलो ये बात हो गई। नेक्स्ट अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि रिटेलर और क्यूआईबी क्या अब तक का क्या था। यानी रिटेलर इन द सेंस जो हम लोग होते हैं, तो हम लोग का कितना था, 35% एलोकेशन था। और क्यूआईबी कौन थे होते हैं, जो क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, यानी कि बड़े प्लेयर। इनका कितना एलोकेशन होता था, 50% एलोकेशन होता था। यानी कि जो भी कोई आईपीओ आता था तो उसमें 35% जो रिज़र्व होता था वो रिटेलर्स के लिए होता था और 50% जो रिज़र्व्स होता था वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए होता था। यानी कि टोटल कितना हो गया, 85। रेस्ट जो 15% होता था वो एम्प्लॉयज़ होते थे, एचएनआई, इन सब के लिए होता था। तो पहले ये था, पहले अभी तक ये था। अब क्या हो गया है, अब ये हो गया है कि जो पहले 35% था वो अब 25% है। यानी कि बड़े प्लेयर्स को ज़्यादा आईपीओ का शेयर मिलेगा। और जो पहले 50% क्यूआईबी कोटा था वो अब बढ़कर कितना हो गया है, 60% हो गया है। तो यानी कि सिंपली यहाँ से दिख रहा है कि 10% यहाँ पे रिडक्शन हुआ है रिटेलर्स का और क्यूआईबी में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। बिग आईपीओ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बिग आईपीओ जिनका 5000 करोड़ से ज़्यादा का मतलब वो आईपीओ लॉन्च हो रहा होगा। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इससे इंस्टीट्यूशनल की तरफ पावर शिफ्टिंग हो जाएगी। कैसे, देखते हैं अभी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं उनकी तरफ पावर शिफ्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पहले आईपीओ जो होते थे उसमें 35% होता था रिटेलर और जो आपके ये होते थे 50%। बट अब जब ये 60% हो गया तो इसका मतलब क्या है कि इनके पास 10% की ज़्यादा पावर आ जाएगी उस पर्टिकुलरली शेयर के लिए। यानी कि बड़े प्लेयर के पास अब ज़्यादा, 10% बहुत बड़ा अमाउंट होता है इन द टर्म्स ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ये 10% एक्स्ट्रा जो क्यूआईबी के पास आ जाएगा, तो इससे बहुत ही हद तक की जो पावर है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। क्या रिटेल इन्वेस्टर के साथ अन्याय है? पहले से ही आईपीओ अलॉटमेंट मुश्किल था। सिंपली बात है, तुमने भी बहुत सारे आईपीओ अलॉट किए होंगे, कितने मिले होंगे, बहुत ही रेयर केस मिलता है आईपीओ, ठीक है। जैकपॉट लग गया तो लग गया। तो आईपीओ अलॉटमेंट पहले ही मुश्किल था और अब जो इन्होंने ऐसे 35% से रिड्यूस करके 25% कर दिया, तो अब और चांस कम हो जाएगा क्योंकि अब शेयर्स की क्वाटा ही आपका 25% नहीं, सिर्फ 25% एलोकेशन जो होगा वो रिटेलर्स के लिए होगा। तो ये कह सकते हैं रिटेलर्स के लिए ये एक डिसएडवांटेज है। लिस्टिंग गेन का फ़ायदा भी नहीं कर पाएंगे। इसका फ़ायदा कौन कर पाएगा, क्यूआईबी को का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। भाई कोई भी शेयर्स होता है, कोई भी शेयर है,
समझो पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी शेयर है, वो जब प्रीमियम गेन पे 30-40% गेन के साथ मिलता है तो उसमें रिटेलर्स को क्या होता है, एक एडवांटेज होता है कि अगर अब ये थोड़ा करेक्ट भी हो जाएगा या करेक्शन में भी आएगा तो रिटेलर्स जिनको मिल जाता है वो तब भी बैठे रहते हैं, ठीक, क्योंकि इनका ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रीमियम गेन के साथ होता है। बट जब अब इनका अलॉटमेंट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि अब ये चाहकर भी ख़रीद नहीं पाएंगे। जिनको मान लो जो कोई अब आईपीओ अच्छा हुआ, अब आईपीओ अच्छा हुआ, वो इतना ज़्यादा प्रीमियम गेन के साथ मिला तो रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन उसमें कम होगा, तो अब वो रिटेलर्स यहाँ पे थोड़ा हिचकेंगे कि अभी इतना ऊपर जा चुका है, अगर अब यहाँ ख़रीदेंगे तो वही फोमो वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इससे क्यूआईबी को ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलेगा, ना कि रिटेलर को ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलेगा। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। अब इंस्टीट्यूशन का तो फ़ायदा ही होना है, जैसे रिटेलर का लॉस होना है, इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा होना है। ज़्यादा एलोकेशन में ज़्यादा शेयर एट लिस्टिंग प्राइस, मतलब इनके पास अब ज़्यादा शेयर होगा तो इनका फ़ायदा भी ज़्यादा होगा, ठीक है। बड़ा हिस्सा लिस्टिंग गेन का ये खुद ही रखेंगे। अब आईपीओ का पूरा आउटकम पावर शिफ्टिंग किसकी तरफ हो जाएगी, इनकी तरफ हो जाएगी, ठीक है। अब ये चाहे तो इतना बड़ा प्रॉफिट बुक करके थोड़ा नीचे ले लें क्योंकि ये ज़्यादा क्वान्टिटीज़ में रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा होगा। बात कर लेते हैं सेबी ने ये क्यों किया। अब इसका रीज़न भी समझना है कि सेबी कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि जो रिटेलर्स का नुकसान करवाएगी, कि जो पहले 35% आईपीओ मिलता था वो 25% आईपीओ मिल रहा है। तो इसका बेसिक इंपॉर्टेंट है कि आईपीओ में स्टेबिलिटी चाहिए। अब सबको पता है कि रिटेलर्स जो होते हैं या हम लोग जो होते हैं जो आईपीओ में अलॉटमेंट करते हैं वो किस लिए करते हैं, सिर्फ प्रीमियम गेन के लिए करते हैं। हम लोग सीधे सीधे जीएमपी देखेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, अगर वो वैल्यू हाई होगी तुरंत हम लोग उसमें लगा देंगे पैसे, ये भी नहीं देखेंगे कि वो शेयर फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, बस उसका जीएमपी के बेसिस पे। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए होता है कि अगर ये शेयर लिस्ट हो अच्छे प्रीमियम के साथ तो हम इसको बेच दें। अब जब बेचते हैं तो बहुत सारे रिटेलर यही करते हैं, तो उससे क्या होता है वो वोलेटाइल हो जाता है वो शेयर और बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है और एक ऐसा बिहेव करता है कि ये शेयर अच्छा नहीं है। तो लार्ज आईपीओ में स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए ये चीज़ कर रहे हैं कि रिटेलर कम से कम होंगे तो वो पैनिक कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनका क्वांटिटी कम होगा। और क्यूआईबी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, यानी कि क्यूआईबी थोड़ी जो इन्वेस्ट करते हैं क्यूआईबी वो तुरंत प्रीमियम गेन के लिए थोड़ी करते हैं, वो तो लंबे अवधि के लिए करते हैं ना, तो फिर वो ये शेयर को बेचेंगे नहीं, जिससे ये स्टेबिलिटी में रहेगा। और रिटेल इन्वेस्टर में हाइप ज़्यादा होती है, भाई मैं बता रहा हूँ कि वो सिर्फ जीएमपी को देख के ही इन्वेस्ट करते हैं, तो इस वजह से वो इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे ऊपर जब प्रीमियम गेन मिलता है वो शेयर करते हैं, वो क्रैश करता है थोड़ा बहुत फिर वो लटकने लगता है, तो इससे क्या होता है ये बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है उस शेयर के लिए। मार्केट रिएक्शन क्या है, तो इससे रिटेल पार्टिसिपेशन ज़रूर कम होगा। भाई अब पहले ही 35% था, अब 25% कर दिया, तो इससे क्या होगा, रिटेल लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि हमें मिलना ही नहीं है। अब ऐसे भी आप लोग आप आईपीओ में अप्लाई, जो बहुत पुराने हो जाते हैं वो आईपीओ में अप्लाई ही नहीं करते, रीज़न उनको पता होता है कि हमें मिलना ही नहीं है। अब और अगर 35 से 25% हो जाएगा तो इससे और पार्टिसिपेशन जो रिटेल का है वो कम हो जाएगा, और जो प्रीमियम गेन मिलता है लिस्टिंग के टाइम वो भी रिड्यूस हो जाएगा उन सब का। जितने भी रिटेलर जिनको फ़ायदा होता है कि अच्छा प्रीमियम के साथ मिलता है तो वो थोड़ा क्रैश कर जाए तब भी वो लेके बैठे रहते हैं। तो जब इसमें क्वांटिटी कम होगी तो नए रिटेलर जो ले नहीं पाए हैं वो लेने की कोशिश करेंगे तो उनका नुकसान होने की कोशिश होती है, तो इस वजह से उनका लिस्टिंग गेन भी रिड्यूस हो जाएगा। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि मिड साइज़ आईपीओ जो होंगे, यानी कि जो 5000 करोड़ से कम होंगे, उसमें अब ज़्यादा रिटेलर्स कोशिश करेंगे बढ़ सकते हैं, यानी कि वहाँ पे क्राउड ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ पे अभी भी 35% है। तो ये मार्केट का ओवरऑल रिएक्शन है कि इससे पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, लिस्टिंग गेन का जो फ़ायदा होता था वो नहीं मिल पाएगा इनको, और अब ज़्यादा से ज़्यादा वो 5000 करोड़ से जो कम वाले आईपीओस होंगे उसमें ज़्यादा कूदेंगे, ठीक है। एनालिस्ट क्या कहते हैं, कुछ एनालिस्ट भी कभी तो कहना सुन लेते हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि ये फेयर है, लेकिन रिटेलर पार्टिसिपेशन गिर जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, रिटेलर 25% पे हिम्मत ही नहीं होगी कि उसको मैं आईपीओ में पैसा लगाऊं, क्योंकि वो 5, 10, 15, 7-8 दिन के लिए अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो ये सब रिस्क नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी डेफिनेटली। तुम भी अब जो पुराने होगे वो भी अब इनमें आईपीओ में नहीं अप्लाई करते हैं बहुत तक। और पब्लिक वेल्थ क्रिएशन भी लिमिट हो जाएगी। भाई जो पहले ज़्यादा 10% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 10% रिटेलर जो प्रीमियम गेन के साथ शेयर को उठाते थे, इसकी वजह से वो क्रैश करता था तो भी वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होते थे। तो ये क्या होता है, इसकी वेल्थ क्रिएशन कम हो जाएगी, क्योंकि अब जो 10% रिड्यूस हो जाएंगे वो इस शेयर्स को ले भी नहीं पाएंगे, कितना हाई प्रीमियम पे हो मिलेगा, तो वो लेंगे नहीं, तो वो नीचे या तो लेंगे या तो नहीं लेंगे तो वो नीचे आएगा पहले तो जब नीचे आएगा तो उनका लॉस होने लगे, वो निकल जाएंगे। और ऊपर यहाँ पे हाई प्रीमियम पे वो ले भी नहीं पाएंगे, अगर नहीं ले पाएंगे तो ऊपर भी निकल सकता है। तो ओवरऑल ये पार्टिसिपेशन की जो वेल्थ क्रिएशन वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिड्यूस होगी, कि ये अच्छा शेयर ये पिक नहीं कर पाएंगे, अच्छा शेयर इनके पोर्टफोलियो में नहीं हो पाएगा। तो रिटेल इन्वेस्टर को अपने जीएमपी पे फोकस करना चाहिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम को समझना चाहिए अच्छे से,
उस कंपनी में कैसे कैसे एंकर इन्वेस्टर्स हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, और आईपीओ का वैल्यूएशन ज़रूर समझना चाहिए। ठीक है, आईपीओ का वैल्यूएशन को जज करना सीखो कि वो जो लिस्ट हो रहा है या जो शेयर प्राइस अलॉट हो रहा है उसके लिए वो कहीं हाई वैल्यूएशन पे तो नहीं वो खरीद, जैसे पेटीएम में क्या हुआ था, बहुत ही हाई वैल्यू पे शेयर को आईपीओ में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये सब भी देखना पड़ेगा आईपीओ वैल्यूएशन को। तो आईपीओ गेम में कौन जीत रहा है? सेबी का इंटेंट है स्टेबल आईपीओज़ का, यानी कि आईपीओज़ जो भी लिस्ट होते हैं, शेयर्स होते हैं, वो थोड़ा लिस्टिंग के बाद थोड़ा स्टेबिलिटी हो, यानी तुरंत खरीद मतलब तुरंत उस शेयर्स को क्रैश ना कर सकें, इस वजह से वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर की रीच कम हो जाएगी, इससे रिटेल इन्वेस्टर की जो लीस्ट है वो कम हो जाएगी, यानी कि अब वो जो 10% जो शेयर्स मिल सकते थे और रिटेलर्स को वो नहीं मिल पाएगा। और स्मार्ट इन्वेस्टर के साथ स्टडी करते हुए चले। तो आपका क्या विचार है? क्या ये सेबी का जो प्रपोजल है इससे एग्री करते हो या डिसएग्री? डेफिनेटली कमेंट में बताना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर फॉलो भी कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ जो बहुत ही अच्छी होने वाली हैं अभी अपकमिंग वीडियोज़ के, उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो सेबी का प्रपोजल था रिलेटेड टू आईपीओ। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया कि इसमें रिटेलर को कैसे नुकसान होगा। ठीक है, आईपीओज़ का क्या पहला ये क्या प्रपोजल है भी समझा दिया, रिटेलर कैसे नुकसान होंगे भी समझा दिया, इंस्टीट्यूशन को क्यों फ़ायदा होगा। ठीक है, सेबी ने ये क्यों किया है इसका रीज़न भी समझ में आ चुका है, मार्केट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका है कि पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा इससे, और एनालिस्ट भी क्या कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। वेल्थ क्रिएशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि वेल्थ क्रिएशन जो एक अच्छे 10% और जो रिटेलर के पास शेयर आ सकता था अच्छा, वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, और ये सब एंकर ये थोड़ा नॉलेज की बेसिस पे तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर आईपीओ रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो सेबी का प्रपोजल है उसके ऊपर हम लोग ने बात किया। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय, और लाइक से फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।